बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी आउट? एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ रुको एक मिनट। जस्ट गाइज वेट अ मिनट। हाँ आई विल बी स्टार्टिंग सून। मोबाइल लाइट बंद करना जरा। ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा अच्छे से? कैन यू हियर मी नाउ? चलिए ठीक है बेटा, आई होप सो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी अभी। ठीक है, ओके फाइन। चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वैसे ही जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो आज शायद ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग, प्लीज़ बेटा म्यूट रखिए अपने आप को। ठीक है, वैसे ही आज इंटरनेट कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट इट। कहाँ गया पेन? एक मिनट बेटा, लेट मी सर्च इट। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। गॉट इट। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आसान रहता है, थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जूम वाला जो है व्हाइट बोर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और मैं आज सिर्फ इसके टूल्स की बात करूंगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, इनकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो जो टूल्स हैं, इसके टूल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। टूल्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जो भी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, तो टूल्स में सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं, टूल्स में सबसे पहले आएगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, आज इसको क्या हो गया है?
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। आपको कोई डिलेड आवाज कुछ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे बारिश हो रही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद जो है हम लोग जीन आइसोलेशन की बात करेंगे, ठीक है। जीन आइसोलेशन, ठीक है, जीन आइसोलेशन कैसे किया जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ साथ में और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसको हम डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स कह सकते हैं, ठीक है। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ठीक है। इसके साथ साथ में बीच में जो भी चीजें आती रहेंगी उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जीन आइसोलेशन में दो चीजें होगी, आपकी पीसीआर होगी, ठीक है, और पीसीआर में भी आपका नॉर्मल कन्वेंशनल पीसीआर होगा। इसके अलावा एक और टूल की हम लोग बात करेंगे जिसको कहा जाता है रेस, ठीक है, रेस पीसीआर जिसको कहा जाता है। रेस का मतलब यहाँ पे होता है रेंडमली एम्पलीफाइड कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। सपोज करो ये आपका एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए का एक 5 प्राइम एंड होता है, और क्या होता है दूसरा, एमआरएनए का एक 5 प्राइम एंड होता है और दूसरा होता है आपका 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड और ये हो गया आपका 3 प्राइम एंड। अब मान लो, देखो अगर हम नॉर्मल पीसीआर करते हैं तो हमें एंड टू एंड प्राइमर्स पता होते हैं। सपोज करो कि इससे आपने सीडीएनए बना लिया, सपोज करो इससे आपने क्या बना लिया, सीडीएनए बना लिया, ठीक है। सीडीएनए में आपको पता होगा कि अगर इसके 3 प्राइम एंड पे मल्टीपल ए है, ठीक है, मल्टीपल ए है, तो इधर की साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओलिगो डीटी प्राइमर लगा के वी कैन मेक अ ओलिगो डीटी प्राइमर हियर। उसकी वजह से हम जो है इसको एक एक स्ट्रैंड तो आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि सेकंड स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल टी हो जाएंगे, और अगर आपको जीन की लेंथ पता है कि मेरी जीन इतनी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीसीआर करके जो है क्या कर सकते हो, इजीली फुल लेंथ फर्स्ट स्ट्रैंड जो है बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैंड बनेगा ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रैंड के लिए आपको अगर मान लो कि यहां से, मतलब जो स्टार्टिंग की जो सीक्वेंस है आपके जीन की, अगर वो आपको पता है, मतलब 5 प्राइम एंड अगर आपको आपके जीन का पता है, तब आप सीधे सीधे दूसरा स्ट्रैंड भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हमें जीन की सीक्वेंस पता नहीं होती है। व्हाइल वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ए नोवेल जीन, जिसके बारे में हमें उसकी सीक्वेंस के बारे में पता नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, 5 प्राइम रेस या 3 प्राइम रेस की, ठीक है। तो अगर आपको 5 प्राइम एंड को अगर एम्पलीफाई कराना है, मतलब 5 प्राइम एंड को अगर आपको एम्पलीफाई कराना है, तो उसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं 5 प्राइम रेस। और इस पे आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछा गया था। दूसरा था यहाँ पे आपका 3 प्राइम रेस। इफ यू वांट टू एम्पलीफाई द 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे 3 प्राइम रेस, ठीक है। तो दो बातें मैंने बताई, एक तो कन्वेंशनल पीसीआर से हम जीन को डायरेक्टली आइसोलेट कर सकते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे सिंपल सी चीज होगी, एंड टू एंड किसी भी जीन के फुल लेंथ जीन के प्राइमर्स हम लोगों को डिजाइन करने पड़ेंगे। डिजाइन करके सीधे सीधे हम पीसीआर लगा के उसको फुल लेंथ जीन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, वो तो सबसे सिंपल तरीका है। लेकिन मान लो कि आपको जीन के बारे में कुछ पता नहीं है, तब भी हम लोग उसकी फुल लेंथ सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन वहां पे हम लोगों को कौन सी पीसीआर यूज करनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड रेस, ठीक है। रेस पीसीआर बोलेंगे उसको, रेंडमली एम्पलीफाइड कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स। इतनी बात सभी बच्चों को क्लैरिफाई हुई कि नहीं हुई, ठीक है। सॉरी सॉरी गाइस। तो बताइए ये चीज क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो मैंने दो चीजें बताई जो हम लोगों को टूल्स में डिस्कस करना है। एक तो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कस करने हैं, उसके अलावा डीएनए को मॉडिफाई करने वाले, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने वाले जो भी एंजाइम्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे।
या फिर दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है तो वहां पे लाइगेज लगता है, कहीं पे कुछ एंड पे हमें एडिशनल सीक्वेंस लगानी है, उसके लिए दूसरा एंजाइम लगता है। उसके बाद डीएनए को मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग जो है जीन आइसोलेशन का तरीका हमें पता होना चाहिए। वैसे जीन आइसोलेशन पहले आएगा, बाकी सब चीजें बाद में आती है, ठीक है। तो दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये भी जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, जो भी आपका पीसीआर से प्रोडक्ट आएगा उसको आप एनालाइज कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं जो मेरा पीसीआर हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, उसके अंदर स्पेसिफिक बैंड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, या जो मेरे पीसीआर की जो स्पेसिफिसिटी थी वो ज्यादा थी या कम थी, या उसके अंदर मल्टीपल बैंड्स थे। ये सब चीजें हम लोगों को डायरेक्टली सॉल्यूशन या पीसीआर जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनका एनालिसिस हम लोग कहां पे करते हैं, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे करते हैं। तो ये तीन चीजें हम लोगों को पहले डिस्कस करनी है। इसके अलावा आपको एक चाहिए होस्ट, ठीक है। ये सब चीजें मॉडिफिकेशन सीखने के बाद, आइसोलेशन सीखने के बाद और पीसीआर के एम्प्लीफिकेशन के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद आपको एक और चीज चाहिए होगी, होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल्स या होस्ट आपको चाहिए होगा। होस्ट के अलावा हम लोगों को वेक्टर भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर हमें कौन सा चूज करना है, क्यों चूज करना है, वो हमारी जो पर्टिकुलर कंडीशन होगी, या जीन कैसी है, कहां से हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, कौन सा प्रोटीन उससे बनता है, किस टाइप का प्रोटीन बनता है, ये सब उन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए, एक तो एंजाइम्स हो गए विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या हो गया, जीन आइसोलेशन के तरीके हो गए। तीसरा क्या हो गया, उसको एनालाइज जो हम जीन आइसोलेट करके लाएंगे एम्प्लीफिकेशन के बाद बाय वाया द पीसीआर या फिर आइदर बाय रेस, तो उसका एनालिसिस का तरीका। उसके बाद हमें चाहिए एक वेक्टर, वेक्टर कौन से टाइप का हम लोग चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे, उसके बारे में बात होगी। और उसके अलावा हम होस्ट सेल्स कौन सी चूज करेंगे। होस्ट सेल में आपके कई टाइप के होते हैं, यहाँ पे होस्ट सेल में आपकी बैक्टीरियल सेल भी होती हैं, इसके अलावा वायरस बेस्ड जो है मतलब एक्सप्रेशन भी होता है। उसके अलावा जो है हम लोग इंसेक्ट सिस्टम भी यूज करते हैं, ईस्ट भी यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग प्लांट बेस्ड सिस्टम्स भी यूज करते हैं। इसके अलावा मेमेलियन सेल लाइंस भी यूज की जाती है, ठीक है। तो सभी के बारे में एक एक करके बात की जाएगी, कहां पे कौन सी चीज हमें ज्यादा यूज करनी है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़े बेटा। पहले जो है सबसे पहले हम लोग जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्टार्ट करते हैं, वहां से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, आपको अगर देखना होगा तो बेटा मुझे बता देना, आई विल डिस्प्ले इट अगेन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात हो रही है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सभी को पता है कि ये स्पेसिफिकली जो है कौन से ओरिजिन के होते हैं, दे आर ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहां से आइसोलेट किया गया है, बैक्टीरियल ओरिजिन, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। और बैक्टीरिया में इनका बेसिकली काम क्या होता है, बेसिकली दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल, दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल from viral infection, they protect the bacterial cell। हाँ बेटा, प्रभात रंजन बोलो बेटा क्या बात है। हाँ चॉप करते हैं वो सही बात है, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हम लोगों को देखनी है, जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब ये वायरल डीएनए को क्लीव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब इन्फेक्शन से बचाते हैं एक तरीके से। ये बैक्टीरियल सेल का जो है डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा प्लीज, हाँ थोड़ा सा आवाज को रखिए प्लीज प्लीज, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली क्लीव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्लीव नहीं करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्लीव करने के लिए आपके जो है
एक्सोन्यूक्लियेजेस ही काफी हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे क्लीव करने के लिए ओनली क्लीव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कहीं पे आपको कहा जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या हम लोग जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे क्लीव कर सकते हैं, तो आपका आंसर नो होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज, स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, देखो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कई बार आप लोगों को एक स्ट्रैंड में कहां पे क्लीव करता है कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक सिंपल सी GAATTC वाली सीक्वेंस लिख देता हूँ, ठीक है। ये सभी को पता है, सभी को मालूम होगा कि दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हाट, इको R1 ना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 प्राइम पे बना लेते हैं, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे भी T आ जाएगा, यहाँ पे आपका A और यहाँ पे G आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अपोजिट में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऊपर वाला हो जाएगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आपको कई बार इस तरीके से दे दिया जाएगा कि सपोज करो केवल एक स्टैंड की सीक्वेंस दे रखी है, जैसे मैंने नीचे डबल स्टैंड की सीक्वेंस दी हुई है, और आपको कहा जाएगा कि ये जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज यहाँ पे होता है। परेशान क्यों हो रहा है तू, इतना परेशान आत्मा काहे बनता रहता है सारा दिन। बेटा प्लीज म्यूट योर, दुकान से गर्मी लग रही है आज, ये 1.5 दिन का। बेटा स्नेहा म्यूट कर लिया करो, ध्यान रखा करो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा कि जो इको R1 की जो रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंस है, जिसको वो रिकॉग्नाइज करता है, वो क्या है और कहां पे क्लीवेज हो रहा है, आपको एक एरो से बता दिया जाएगा, दूसरे स्ट्रैंड का आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लीवेज G के बाद में हो रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड में भी जो है G के बाद में होगा, और इसके बाद जो दोनों एंड्स बनेंगे, एंड्स किस तरीके के बनेंगे, एंड्स आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 प्राइम पे केवल G रह जाएगा, और यहाँ पे जो एंड होगा, एंड पे आपका OH होता है, ठीक है। और OH हमेशा 3 प्राइम वाला फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दूसरे वाले पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे C होगा, तो इधर की साइड OH होगा, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। तो ये 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे C के बाद में आपका आ जाएगा T, इसके बाद AA, ठीक है, AA, TTAA, इसके बाद यहां पे मैं बना देता हूं, यहां पे फिर आपका 5 प्राइम एंड हो जाएगा, 5 प्राइम एंड पे आपका AATTC, और नीचे की साइड G, और नीचे की अरे बेटा कौन, म्यूट कर लिया करो, या बेटा ऐसी जगह पे बैठा करो जहां पे आपके स्पीकर ऑन ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका 3 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे आपका 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ पे OH होगा, ठीक है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो 5 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है,
और फॉस्फेट का अटैचमेंट हमेशा किसके साथ में होता है? 3 प्राइम एंड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में नहीं अटैच हो सकते हैं, आपका फॉस्फेट के साथ में अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देखने के लिए अगर आपको कई बार ये भी क्वेश्चन डीबीटी जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या इन सीक्वेंसेस में से कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, तो आपको क्या करना होता है? वहां पे सिंपल सा यही काम करना होता है कि जो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर दोनों स्ट्रैंड को सेम डायरेक्शन में रीड करोगे तो आपकी दोनों स्टैंड की सीक्वेंस सेम आएगी। जैसे मैं 5 प्राइम एंड से ऊपर वाले स्टैंड को पढ़ता हूं तो GAATTC, और नीचे वाले स्टैंड को भी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में अगर मैं रीड करता हूं तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे भी सेम सीक्वेंस आएगी GAATTC, ठीक है। क्लियर हो गई बात बेटा? और अगर आपको देखो यहां पे अगर जैसे मान लो ये 6 बेसिस हैं, ठीक है, 6 बेसिस में अगर आपको एक साइड में या एक एंड पे केवल एक क्लीवेज वाला एरो दिखाई देता है तो समझ जाओ कि वहां से जो बनने वाले जो डीएनए होगा उसके अंदर किस टाइप के एंड्स होंगे बेटा? स्टिकी एंड्स होंगे कि नहीं? या तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल देम स्टिकी एंड्स, ठीक है, वी कैन कॉल देम स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स के अलावा इनको और क्या कहते हैं? कोहेसिव एंड्स, ठीक है, कोहेसिव एंड्स बोल देते हैं। तो कोई भी वर्ड यूज हो, या स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड एंड्स भी कहा जाता है, ठीक है, स्टैगर्ड एंड्स, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज, कोई भी वर्ड आप लोगों को दिया जा सकता है, तो तीनों का मतलब सेम है कि वहां पे जो है स्टिकी एंड्स मतलब ओवरहैंग्स। कई बार आपको जो है ओवरहैंग्स भी कहा जा सकता है इसको, कि इससे क्या निकले हुए हैं? ओवरहैंग्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी कहीं पे भी यूज हो रही हो आपको सीधे सीधे देख के समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बात क्लैरिफाई हुई, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्लैरिफाई हुई। अगर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्टैंड का इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है तो उससे किस तरीके से आप लोग जो है एंड जनरेट कराओगे, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, वो तरीका आप लोगों को पता चल गया या नहीं पता चला है? बेटा मुझे बताओ, सभी बच्चे प्लीज आंसर करें। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा, कुछ बच्चे हैं, एक मिनट बेटा। चलो, ये चीज समझ में आ गई ना सभी लोगों को? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलिए ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स भी हम लोग इन्हें बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स भी कह सकते हैं। तो देखो कोई भी टर्म आपको दी गई हो, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया जाएगा, कहीं पे ओवरहैंग लिख दिया जाएगा, कहीं पे स्टिकी एंड्स लिख दिया जाएगा, कहीं पे कोहेसिव एंड, कहीं पे स्टैगर्ड एंड, तो मतलब सभी का सेम है, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अभी जो है हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करेंगे। तो इस पे भी क्वेश्चन 2-2 नंबर के आप लोगों को सीएसआर में भी पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीबीटी में भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो ये तो बात ट्रू है कि रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज, जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं उससे दूर जाके ये क्लीव करते हैं। इस कहने का मतलब ये है जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे वहीं पे जाके ये क्लीव नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्लीव 1000 अराउंड, मतलब लगभग लगभग क्लीव 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम away from the what
रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं वहां नहीं, उससे 1000 बेस पेयर दूर जाके क्लीव करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है कि केवल डीएनए को क्लीव करने वाली जो है कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर मिथाइलेशन एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन या डीएनए को क्लीव करने वाली एक्टिविटी हो गई, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी प्लस, ठीक है, उसके साथ साथ में इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है, रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज एक्टिविटी प्लस मिथाइलेज एक्टिविटी। ठीक है, मिथाइलेज एक्टिविटी मतलब डीएनए को ये मिथाइलेट भी करते हैं। ठीक है, मिथाइलेज एक्टिविटी भी इनके अंदर होती है। तो बच्चे, आप लोग सभी बच्चे प्लीज इस चीज का आंसर करें, मिथाइलेज एक्टिविटी किस लिए जरूरी है? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के जीनोम के लिए किस लिए जरूरी है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप मान लो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोवाइड इम्यूनिटी या फिर डिफेंस का काम करते हैं अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो बाहर से कोई वायरस का डीएनए आया और मान लो कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे इन्होंने वायरल डीएनए को तो क्लीव कर दिया, साथ के साथ में ये अपने जीनोम को भी तो क्लीव कर देंगे ना, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, उसका डीएनए जो है वो एक्सपोज्ड स्टेट में होता है। दूसरी चीज, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके अंदर आपके जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो भी जो है नहीं होते हैं, मतलब नेक्ड डीएनए होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं होता है। नेक्ड डीएनए को जो अगर उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे तो वो वायरल डीएनए को तो क्लीव करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ में जीनोमिक डीएनए को भी क्लीव कर देंगे, तो सेल तो मर जाएगी। मतलब वायरस को मारने के चक्कर में, उसके डीएनए को डिग्रेड करने के चक्कर में बैक्टीरिया अपने भी डीएनए को डिग्रेड कर लेगा। इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है, पहले अपने जीनोमिक डीएनए को मिथाइलेट कर लेता है, उसके बाद उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए वहां पे होता है उसको जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की हेल्प से क्लीव कर दिया जाता है। क्लियर हुई बात बेटा? बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इसके लिए टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं। ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है साथ के साथ में एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयंस की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके अलावा Mg2+ आयंस और किसको जरूरत पड़ती है? और कौन सा एंजाइम है बताइए? डीएनए रेप्लिकेशन वाले एंजाइम्स की भी तो जरूरत पड़ती है कि नहीं? यस प्रिंसी बेटा। अब देखो, अगर रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप एस एडिनोसाइल मिथियोनिन भी नहीं डालोगे वहां पे, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज ये करा देंगे। ठीक है, एटीपी आपने डाल दिया, Mg2+ आयन डाल दिए, डीएनए वहां पे डाल दिया, साथ के साथ में आपने टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। ठीक है, अब अगर डीएनए को मिथाइलेट करवाना है तो मतलब मिथाइलेज एक्टिविटी के लिए एक एडिशनल कंपोनेंट और लगता है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ठीक है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ठीक है, हाँ, तो मिथियोनिन का मतलब ये नहीं है कि मिथियोनिन जाके जो है डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। एस एडिनोसाइल मिथियोनिन से कौन सा ग्रुप ट्रांसफर होगा? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन कई बार आप लोगों को पूछी जाती है कि एस एडिनोसाइल मिथियोनिन कौन सा ग्रुप ट्रांसफर कराता है या कौन सा ग्रुप डोनेट करता है। तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? वहां पे आपका सिंपल सा आंसर यही होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है, इससे जो है कौन सा ग्रुप ट्रांसफर होता है? मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। ठीक है, मिथाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए जरूरी है कौन? एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसके लिए जरूरी है? एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, इट इज रिक्वायर्ड और इट इज एसेंशियल फॉर द मिथाइलेशन और मिथाइलेज एक्टिविटी ऑफ टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
ये जरूरी है आपका मिथाइलेज एक्टिविटी के लिए, ठीक है, मिथाइलेज एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ये आपके दोनों किसके लिए जरूरी हैं? दे आर ओनली रिक्वायर्ड फॉर द रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी के लिए आपको एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन नहीं चाहिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, या रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इनको हम लोग जनरली नॉट यूज्ड या सीधे सीधे नॉट यूज, कभी भी हम लोग यूज करते ही नहीं है, नॉट यूज्ड इन आरडीटी, ठीक है। आरडीटी में या डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इन एंजाइम्स का यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है, दे आर नॉन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसलिए हम लोग इनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हमें चाहिए जहां पे हम कट कराना चाह रहे हैं वहीं पे कट करें, जबकि ये एंजाइम क्या करते हैं, ये 1000 बेस पेयर दूर जाके जो है कट करते हैं डीएनए को, ठीक है। तो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को जो है क्लियर हो गई है कि नहीं हुई है, बताइए मुझे। यस सर। चलिए अभी हम दूसरे जो है टाइप 2 पे आते हैं, विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन केस ऑफ आरडीटी। तो जिन बच्चों को बाद में भी देखना होगा, कोई भी स्लाइड देखना होगा, तो बेटा यू कैन टेक द स्नैपशॉट, ठीक है, मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को। या आई विल शो यू द प्रीवियस स्लाइड बेटा। ठीक है, इसके पहले वाली स्लाइड पे मैंने ये सब बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, और उसके पहले मैंने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि हमें आरडीटी में क्या क्या चीजें, जो टूल्स हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर पूरे प्रोसेस को देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन अहेड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं उसी पे ये क्लीव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्लीव एट द रिकॉग्निशन साइट, स्पेसिफिकली क्लीव एट द रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। मतलब जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, और वही बात है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही क्लीव करते हैं, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आपको जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में नहीं मिलेंगी, ठीक है। वहां पे आपको इन्वर्ट रिपीट्स या ये सब टाइप की चीजें आपको मिल सकती हैं। उसके बारे में भी जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक क्लास हम लोग कर लेंगे, तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बातें होंगी वहां पे, ठीक है। अब इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको एटीपी की तो जरूरत पड़ती नहीं है, किसकी जरूरत पड़ती है, या तो मैग्नीशियम आयंस या फिर जो है Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। और इनके अंदर मिथाइलेज एक्टिविटी भी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूं, एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है, एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम्स, ठीक है, एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम्स। इसके अलावा नो मिथाइलेज एक्टिविटी, इनके अंदर कोई भी मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, नो मिथाइलेज एक्टिविटी। डीएनए को मिथाइलेट टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नो मिथाइलेज एक्टिविटी। अब यहां पे देखो, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर जनरली यूज्ड, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, जनरली यूज्ड इन आरडीटी, ठीक है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। आरडीटी में हम लोग इनको यूज करते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक। इसके अलावा इसमें दो टाइप के आपके जो है
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे, दो टाइप के कौन से होंगे, एक होंगे आपके ब्लंट एंड कटर्स, ठीक है, मतलब जो आपके ब्लंट एंड्स बनाएंगे, ठीक है, ब्लंट एंड कटर्स। दूसरे आपके होंगे स्टिकी एंड कटर्स, ठीक है। जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल आप लोगों को दे भी चुका हूं इको R1 का, तो आप लोगों को सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैं टेबल किसी भी तरीके से आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो कि कितने कितने एंजाइम हैं, कौन कौन से हैं, और उन पे भी आपको एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझने वाली चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, स्टिकी एंड कटर का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया है इको R1, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बना था, यहाँ पे बना था G, इधर था C, इसके बाद था T, T, A, A, ठीक है। और इधर की साइड क्या था, इधर की साइड था A, A, T, T, इसके बाद C था, और इधर की साइड G था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इको R1 से क्लीव करने के बाद किसी पर्टिकुलर डीएनए को उसके एंड्स किस टाइप के बन रहे हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग मान लो कि मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, मैंने सीक्वेंस लिख दिया G और C, ठीक है। अब आपको क्लीवेज साइड दी गई है कि क्लीवेज यहाँ पे होता है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि क्लीवेज के बाद में होगा क्या। क्लीवेज के बाद में आपके किस टाइप के एंड्स बनेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे देखो G और C के बीच में ही क्लीवेज होगा, तो क्लीवेज होने के बाद जो आपके एंड्स बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, दे आर गोइंग टू बी ब्लंट एंड टाइप ना। इसके बाद C होगा, C होगा, C होगा, इसके बाद यहाँ पे भी C और G, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लंट एंड्स, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लंट एंड्स को, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। तो दो टाइप के कटर्स हो गए हमारे पास, एक हो गए ब्लंट एंड कटर्स, एक हो गए स्टिकी एंड कटर्स। अब देखो ये बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को ज्यादातर बच्चों को ये चीज पता होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इस वजह से होती है कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि नहीं कौन सा ब्लंट एंड कटर है, कौन सा आपका स्टिकी एंड कटर है। और अगर इसकी हम लोग बात करें, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल हियर, ठीक है। इसको मैं मूव कर दूं बेटा आगे, ठीक है, इसको मैं मूव कर दूं, शुड आई मूव इट अहेड? ओके फाइन, ठीक है बेटा। अब चलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज आपके पास, हम सर्कुलर ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर के बारे में ही हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। तो ये है आपका डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, मान लो, और हमें पता है कि इसके अंदर एमसीएस या मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट होंगी, ठीक है, एमसीएस होगी। एमसीएस किसी भी वेक्टर में इसलिए डाली जाती है, उसका रीजन ये है ताकि उसको हम मल्टीपल एंजाइम से क्लीव करके किसी भी जीन को उसके अंदर इंसर्ट करा सके, ठीक है। एमसीएस की इंपॉर्टेंस ये होती है कि हम वेक्टर को एक स्पेसिफिक जगह पे एक नहीं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में क्लीव कर सकें, और क्लीव करने के बाद वो जब ओपन होगा तो उसके दोनों साइड स्पेसिफिक टाइप के एंड्स बनेंगे, और फिर जो हमारी जीन हम लोग आइसोलेट करके लेके आएंगे, उस जीन को हम जहां से हमने इस वेक्टर को क्लीव करके ओपन किया था उसके अंदर डाल सके, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया है वो दिया है इको R1 का। किसका दिया है, इको R1 का। इको R1 से हमने क्लीव किया तो इस तरीके से आपके एंड जनरेट हो गए, ठीक है। तो ये किस टाइप के एंड्स हैं, दोनों साइड आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स होंगे ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें कि सपोज मैंने इस तरीके से बना दिया और फिर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज करो ये 5 प्राइम एंड है, तो ये इसके अपोजिट में 3 प्राइम एंड होगा, और जो यहाँ पे एंडिंग होगी, एंडिंग किस फॉर्म में होगी, यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ये इधर से जा रहा था तो यहाँ पे जो है 5 प्राइम एंड आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम एंड आ जाएगा, इसके अपोजिट में 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड। ये सब बातें आप लोगों को बहुत लॉजिकली पता होनी चाहिए, ठीक है।
ये सब चीजें जब आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, या अच्छा स्टक हो गई है, ठीक है बेटा, 1 मिनट, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि लेट मी स्टॉप द वीडियो, देखते हैं इस क्या होता है। अभी आ गई बेटा, कैन यू सी नाउ? ओके हाँ, तो देखो इस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि आपके 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट होगा, 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, 3 प्राइम एंड पे आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसको थोड़ा सा दूर दूर बना देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको लिखा है, सपोज करो दिस इज द 3 प्राइम एंड, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 5 प्राइम एंड, तो यहाँ पे देखो फॉस्फेट में लगा देता हूँ, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर इसको हम 3 प्राइम एंड मान के चल रहे हैं तो OH होगा और यहाँ पे आपका फॉस्फेट होगा, ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ पे फॉस्फेट हो जाएगा, यहाँ पे OH में लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ पे OH हो जाएगा और इधर की साइड आपका फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस पे भी आपको CSIR में भी, DBT में भी, गेट में भी, सब जगह क्वेश्चन 4-4 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज या कोई भी दूसरे एंजाइम जो कि डीएनए को जोड़ते हैं, कि इनमें से कौन से फ्रेगमेंट्स को आपस में इस पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करके हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कि कौन सी चीजें आपस में जुड़ सकती हैं। केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही फॉस्फेट ग्रुप के साथ में ऐड होगा, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल के साथ में ऐड नहीं होगा, फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ में ऐड नहीं होगा। चलिए, अब मान लो कि आपके पास जो जीन आई, ठीक है, अब जीन के अंदर आपके क्या है, दोनों साइड ब्लंट एंड है। अगर आपने फुल लेंथ जीन बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है उसके दोनों साइड आपके ब्लंट एंड होंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, ब्लंट एंड है। उसके भी कई तरीके हैं ब्लंट एंड्स को स्टैगर्ड या फिर कोहेसिव एंड्स में जो है बनाने के। यहाँ पे भी ब्लंट एंड है। अगर आप लोगों को सीधे सीधे कह दिया जाए कि भाई जीन को आपने PCR के थ्रू बना लिया, ठीक है, उसको आपने जो एम्पलीफाई कर लिया और आपने अपने वेक्टर को जो है EcoR1 के साथ में क्लीव कर लिया। अब अगर आपको कहा जाए क्या आपकी जीन इस पर्टिकुलर वेक्टर जिसको हमने ओपन अप किया है EcoR1 के साथ में, क्या इसके अंदर जाके इंसर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी चीज को अगर मैं कहानी की फॉर्म में घुमा फिरा के आप लोगों को बताऊंगा तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप कह दोगे इंसर्ट तो हो जाएगा, हमने क्लीव तो किया था, हमारे पास जीन आई थी एम्पलीफाई होके, तो वो इंसर्ट हो जाएगी। क्योंकि वहां पे एक छोटी सी सिली मिस्टेक हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज कर रहे हैं वो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स या ओवरहैंग जनरेट करा रहा है, जबकि जो एम्पलीफाई होके हमारे पास जीन आती है डायरेक्टली, वो उसके अंदर उसके दोनों एंड्स पे क्या होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? चलिए, सेम चीज को अब मैं आप लोगों को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता देता हूं, ठीक है। अब सपोज करो कि जो हमारे एंड्स थे जो जनरेट हुए थे वो EcoR1 वाले ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो EcoR1 वाले एंड्स हम लोग कैसे बना लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सपोज जो यहाँ पे आपकी सीक्वेंस है, जो ये ओवरहैंग जो जनरेट हुआ है, यहाँ पे तो देखो आपका G होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। G 5 प्राइम एंड पे है, ठीक है। तो इधर की साइड हमारा क्या होगा, C से हम लोग स्टार्ट करते हैं, CTTAA, ठीक है। इधर की साइड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका G आ जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, CTTAA, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि एक साइड CTTAA वाली सीक्वेंस है और दूसरी साइड भी क्या है, वही AATT वाली सीक्वेंस है, तो आपस में वो कॉम्प्लीमेंट्री है।
अब सोचो कि इसके साथ में मैंने 2 प्राइमर यूज किए, ठीक है। प्राइमर कैसे बनाते हैं जब पीसीआर के बारे में बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो चीज भी बताऊंगा। इसके अपोजिट में हमारा 3 प्राइम एंड यहाँ पे आ जाता है, 5 प्राइम एंड यहाँ पे आ जाता है। आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सपोज करो ये मेरे नॉर्मल प्राइमर्स है। नॉर्मल प्राइमर में जो फॉरवर्ड प्राइमर है वो यहाँ पे बाइंड करता है, और जो रिवर्स प्राइमर है वो ऊपर वाले स्टैंड के साथ में यहाँ पे बाइंड करता है। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? ये आपका जो 3 प्राइम एंड नीचे जो जुड़ा हुआ है दिस इज द फॉरवर्ड प्राइमर, ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है दिस इज रिवर्स प्राइमर, ठीक है। और बहुत आसान है इनको करना, ठीक है, इनको बनाना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक चीज की, ठीक है। इन प्राइमर्स के साथ में मैंने ऐसे प्राइमर थोड़े से एक्सटेंडेड प्राइमर्स मंगवा लिए, ठीक है। एक्सटेंडेड प्राइमर्स कैसे कि मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो डाल दी, सपोज GAATTC, ठीक है। इसके साथ में भी मैंने यही सेम सीक्वेंस डाल दी, क्या GAA उल्टा मैंने लिख दिया है, ठीक है, ऊपर वाले में। इसमें तो ठीक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये भी हमारा 5 प्राइम पे होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की साइड हमारा प्राइमर अटैच होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मैंने उल्टी लिख दी है, इसको मैं जरा थोड़ा सा इरेज कर देता हूं बेटा, अगर ठीक से ये इरेज हो पाया तो। चलो कोई बात नहीं है, इस ब्लंट को हटा देते हैं, ब्लंट एंड्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात पता चल गई है। अब मैं देखो इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा GAATTC, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, सीक्वेंस आपको वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम की साइड सेम लगानी है, सीक्वेंस सेम लगाइए, लेकिन यहाँ पे देखने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसका एंड 5 प्राइम दूसरी साइड जा रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस को उल्टा करके लिखना पड़ेगा। अब आपने इसके साथ में पीसीआर जब कराओगे तो पीसीआर कराने के बाद में अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं GAATTC, ठीक है। ऊपर सीक्वेंस क्या आ जाएगी CTT, ये दोनों जो है पूरे के पूरे कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे, यहाँ पे G आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो है बीच में जीन वाली सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी कौन सी सीक्वेंस आ जाएगी, ये पर्टिकुलर जीन वाली सीक्वेंस, फुल लेंथ जीन की सीक्वेंस आ गई है, ठीक है। अब हम लोग इस एंड पे भी क्या लगा लेते हैं, CTTAAG, ठीक है। इसके अपोजिट में GAATTC। अब इसको हमें किसका ट्रीटमेंट देना है, इको R1 का। किसका ट्रीटमेंट देना है बेटा, इको R1 का। इको R1 के साथ में ट्रीट करेंगे तो देखो क्लीवेज यहां पे होगा और यहां पे होगा, ठीक है। क्लीवेज यहां पे होगा और यहां पे होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इधर की साइड सीक्वेंस में G लिख देता हूं, इधर के अपोजिट में C आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा TTAA, ठीक है। और ये हमारी जीन की बीच में जीन की सीक्वेंस आ गई है, ठीक है, ये जीन वाली सीक्वेंस है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है बेटा यहाँ पे व्हाइल डीलिंग विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्लीव करा रहे हो वो ऐसा ना हो आपकी जीन के बीच में भी क्लीव कर दे, मतलब उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस बीच में नहीं होनी चाहिए। जब हम क्लोनिंग करते हैं कई बार कहा जाता है कि सर हम सीधे सीधे एक्सप्रेशन क्यों नहीं करा देते हैं, हम सीधे सीधे जो है एक्सप्रेशन करा के जो है खत्म करें। हम क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग के बाद सीक्वेंसिंग कराते हैं, कई बार जब आप लैब में जाओगे तो इन सब चीजों से आपको इनकाउंटर होगा, ठीक है। आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही चलना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि आपको उस जीन की सीक्वेंस देखनी है कि कभी ऐसा ना हो जब उसको हम एक्सप्रेशन वेक्टर में डालें तो किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में क्लीव करें। तो अगर आपके पास उस पर्टिकुलर जीन की सीक्वेंस होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पर्टिकुलर जीन को बीच में से भी क्लीव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करना होता है जो हमारी जीन है, जो उसकी सीक्वेंस आई है, उसके बीच में कहीं पे क्लीव ना करे, नहीं तो हमारी जीन तो टूट जाएगी बीच में से, है कि नहीं। अब जरा ध्यान दो बेटा, देखो अब ध्यान दो यहाँ पे
दोनों साइड आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बन गए। जैसे एंड्स आपके प्लाज्मिड में बने हैं वैसे ही आपके कहां पे बन गए, वैसे ही आपके इस पीसीआर को हमने थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्राइमर्स यूज करके अपने जो हमारी जीन एम्पलीफाई होने के बाद जो आई थी जिसके अंदर दोनों साइड ब्लंट एंड थे, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, उसको हमने स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हमेशा क्या होता है कि अगर आपके प्लाज्मिड में दोनों साइड ब्लंट एंड है तब तो आपकी जीन जाके जुड़ सकती है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे जो लाइगेशन की जो एफिशिएंसी होगी या इंसर्ट होने की जो एफिशिएंसी होगी, इंसर्ट होने की जो अमाउंट होगी वो कम होगी। इफ बोथ साइड्स ऑन द प्लाज्मिड देयर आर ब्लंट एंड्स and even our amplified gene is also going to have the blunt ends on both the sides, then the efficiency of ligation is going to be very low, or the efficiency of the insertion of our gene is going to be very low. That's why we do not prefer the blunt end ligation with our plasmid. इस वजह से हम लोग जो है blunt end ligation को प्रीफर नहीं करते। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को बेटा? इज दैट क्लियर? देखो इस चीज को ध्यान रखना बेटा कि हम लोग कैसे करते हैं। हाँ यस यस प्रिया बेटा, ये बात समझ में आई। GAATTC को हमने प्राइमर के साथ में कर दिया, आगे की सीक्वेंस हमारी जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, उसके पीछे हमने ऐड करा दिया किसको, ठीक है, उसके पीछे हमने किसको ऐड करा दिया है, GAATTC वाली सीक्वेंस को, ताकि जब उससे एम्पलीफाइड होके जो प्रोडक्ट बने उसको हम जब क्लीव कराएं इको R1 के साथ में तो दोनों साइड क्या बन जाएं, स्टिकी एंड्स बन जाएं। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके, तो यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा बता दिया है, बट ये है कि आप लोगों को कभी भी अगर लैब में भी जाके काम करना होगा तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। दो बातें मैंने बताई, एक तो ब्लंट एंड लाइगेशन को हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं, क्लोनिंग के लिए ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी ओरिएंटेशन प्रॉब्लम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बाद हम लोग उसी पे आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको जरा आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग जो अपनी जीन है उसमें दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स या स्टिकी एंड्स कैसे जनरेट कराते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड में सिंपल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया, बन गए। आपको ब्लंट चाहिए, ब्लंट बन जाएंगे वहां पे। अगर आपको जो है स्टिकी एंड चाहिए तो आप किसी भी स्टिकी एंड कटर के साथ में उसको क्लीव कर दो, क्लीव करने के बाद आपको जो मिल जाएंगे वो स्टिकी एंड्स होंगे। लेकिन जो एम्पलीफाइड जीन आएगी उसके दोनों साइड ब्लंट एंड होंगे, तो उनको अगर हमें स्टिकी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरी पीसीआर लगानी पड़ेगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक सिंपल पीसीआर पहले लगाओ, उसके बाद जो है ये एक्सटेंडेड वाले प्राइमर्स डालो जिनके अंदर जो है इको R1 या उस पर्टिकुलर जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज कर रहे हो उसकी सीक्वेंस दोनों एंड्स पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े बेटा, शुड वी मूव ऑन? ठीक है, इस चीज को मैं नाम देता हूं ओरिएंटेशन प्रॉब्लम का, और ये भी जो है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही रिलेटेड है। अब जरा ध्यान दो कि मैंने कहा आपने इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को क्लीव किया ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो कि दोनों साइड कौन से एंड जनरेट करता है, ब्लंट एंड। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपने इसको क्लीव किया इको R1 के साथ में, और इको R1 के साथ में क्लीव करने के बाद जो आपको एंड्स मिले वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। ठीक है, कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं। ठीक है, आप स्टिकी एंड्स यहां पे लिख सकते हो, इट हैज द स्टिकी एंड्स। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो चीज ये कॉमन है कि ऊपर वाले को भी हमने एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में क्लीव किया है और नीचे वाले प्लाज्मिड को भी हमने सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में क्लीव किया है। अब आप ये सोचो कि यहां पे दो चीजों की प्रोबेबिलिटी है, ये आपस में वापस से जो है इसके दोनों के दोनों ब्लंट एंड्स हैं, आपस में जुड़ सकते हैं क्या नहीं भाई? वापस से दोनों एंड्स, आपने लाइगेज एंजाइम डाला, आपकी जीन इंसर्ट नहीं हुई, तो दोनों ब्लंट एंड आके आपस में जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं? बताओ बेटा, इस चीज का आंसर करो। सेम चीज यहां पे भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके कैसे एंड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं,
और ये जो बनने वाला हमारा प्लाज्मिड होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड, या फिर इसको दूसरा और कौन सा नाम दिया जाता है बेटा, दूसरा नाम कौन सा देते हैं इसको हम सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड भी कह देते हैं, इसको हम एम्प्टी प्लाज्मिड भी कह देते हैं। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है, क्योंकि हमारी जीन जाके इंसर्ट नहीं हुई है। तो तीन नाम हो सकते हैं, एम्प्टी प्लाज्मिड, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, या फिर रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड। ठीक है, तीनों में से कोई भी वर्ड आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में दिखाई देता है तो समझ में आ जाना चाहिए हाँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? टेल मी इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम लोग अपनी जीन पे आते हैं। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट द जीन। ठीक है, यहां पे जो हमें जीन लगेगी जिसको हम इंसर्ट कराएंगे, उसके दोनों साइड हमारे ब्लंट एंड्स होने चाहिए। ठीक है, यहां पे जो हमारी जीन होगी उसके दोनों साइड कैसे एंड्स होने चाहिए, कैसे एंड्स होने चाहिए बताइए? स्टिकी एंड्स। ठीक है, ठीक है, ये इसके अंदर जाके इंसर्ट होगी, ये इसके अंदर जाके इंसर्ट होगी। ठीक है, अब आप मान लो कि आपको एक चीज कही गई है कि जीन की जो सीक्वेंस है या जीन का जो करेक्ट ओरिएंटेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि अगर जीन का ये वाला एंड इधर की साइड होगा और उसके अपोजिट वाला एंड दूसरे एंड पे होगा तो उसका करेक्ट ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, यहां से भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दो पॉसिबिलिटीज बेटा ये है यहां पे कि जब आपकी जीन जाके इंसर्ट होगी तो वो दो तरीके से इंसर्ट हो सकती है। ठीक है, मैं इसी सेम जीन को दो तरीके से इंसर्ट कराऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा, दिखाई देगा कि ये दोनों तरीके अलग क्यों हैं। ठीक है, ये तो देखो हो गया करेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब मैं सेम जीन को इसी के अंदर इंसर्ट करा रहा हूं, लेकिन यहां पे जो हमारा एरो वाला जो निशान है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये जो है हमारा कौन सा ओरिएंटेशन है बेटा, दिस इज करेक्ट। ठीक है, हमारी जीन जो है वो करेक्ट ओरिएंटेशन में जाके इंसर्ट हुई है। यहां पे जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है हमारा बेटा, दिस इज इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, यहां पे कैसा है, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। अब देखो आप लोगों को ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम के चक्कर में क्लोनिंग के केस में नहीं फंसना है। जब तक आपको कहा जाता है कि हमें केवल क्लोनिंग कर रहे हैं, हम प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं करा रहे। ठीक है, ध्यान देना, दो टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाते हैं आप लोगों को। एक होता है केवल क्लोनिंग तक का, तो ठीक है, जब हम क्लोनिंग कर रहे हैं हमारी जीन करेक्ट ओरिएंटेशन में जाए या इनकरेक्ट में जाए, हमें प्रोटीन का तो एक्सप्रेशन कराना है नहीं। ठीक है, हमें तो केवल कॉपी नंबर बढ़ाना होता है। क्लोनिंग से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी नंबर बढ़ाते हैं। लेकिन जब प्रोटीन के एक्सप्रेशन की बात आती है तो जब हम वेक्टर का ओरिएंटेशन देखते हैं, वेक्टर का ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि जहां पे एमसीएस है, ठीक है, ये आपकी एमसीएस थी सपोज कर लो। ठीक है, ये एमसीएस थी, तो एमसीएस के पहले हम लोग एक और चीज ऐड करते हैं, एक क्या दो चीजें ऐड करते हैं, एक होता है प्रमोटर सीक्वेंस, एक होती है ऑपरेटर सीक्वेंस। और एमसीएस के बाद हम लोग कौन सी सीक्वेंस डालते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस डालते हैं। वो ऑलरेडी जो है इनबिल्ट होती है किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। तो प्रमोटर ऑपरेटर जो है एमसीएस के पहले है और टर्मिनेटर सीक्वेंस कहां पे है, एट द एंड। अब आप जरा खुद सोचो कि अगर हमारी जीन इनकरेक्ट ओरिएंटेशन में जाएगी, ठीक है, तो क्या उसका एक्सप्रेशन होगा, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग जरा ध्यान दो। ठीक है, ध्यान से देखो, करेक्ट ओरिएंटेशन वाले को भी प्रमोटर ऑपरेटर सीक्वेंसेस आर जस्ट अबव द स्टार्ट कोडोन, एक तरीके से स्टार्ट कोडोन नहीं कहेंगे, जो इनिशिएटर सीक्वेंसेस है, मतलब जहां से हमारी जीन की जो सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस है, जहां से स्टार्ट होती है, उसके जस्ट पहले प्रमोटर ऑपरेटर सीक्वेंसेस है। तो क्या होगा बेटा, यहां पे एक ही चीज पॉसिबल है करेक्ट सीक्वेंस में कि यहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, इससे एमआरएनए बन जाएगा, और एमआरएनए बनेगा तो बेटा प्रोटीन भी बनेगा, है कि नहीं, यस और नो? यहां पे अगर हम लोग बात करें
तो यहां से अगर हम लोग mRNA बनाएंगे भी, ठीक है, अगर हमारा RNA पॉलीमरेज यहां से mRNA बनाएगा भी, तो वो उल्टा mRNA बनेगा कि नहीं? यहां पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन में जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहा हूं, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, लेकिन ये mRNA की सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी। उसको भी अगर समझाना है तो मैं बता देता हूं। देखो, हमेशा जो हमारी जीन की सीक्वेंस होती है, मान लो ये डीएनए है, डीएनए के अंदर सपोज करो कि ये आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मान लो इसके अंदर जो सेंस स्ट्रैंड है वो आपका ऊपर वाला है, ठीक है, दिस इज योर सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एंटीसेंस। और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा mRNA बनाने के लिए जो हमारा RNA पॉलीमरेज यूज करता है वो कौन से स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट की तरह यूज करता है? कैन यू टेल मी गाइस? सर एंटीसेंस। एंटीसेंस को करता है, ठीक है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर इसमें जो ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन आपका करेक्ट ये है, ठीक है। अगर मान लो इसके पहले आपका ऑपरेटर होगा और इसके पहले आपकी प्रमोटर की सीक्वेंस होगी, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो यहां से सिंथेसिस स्टार्ट कराएगा, ठीक है। तो यहां से जो बनने वाला एमआरएनए होगा दैट इज गोइंग टू बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है कि नहीं? अब मान लो इस चीज को मैं रिवर्स कर देता हूं, ठीक है। रिवर्स कैसे कर देता हूं? रिवर्स मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 3 प्राइम, यहां पे मैंने लिख दिया 5 प्राइम, और इसके अपोजिट में मैंने लिख दिया यहां पे 5 प्राइम और 2 3 प्राइम, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ये आपका जो है क्या है, सॉरी इनको अपोजिट कर दिया है, तो नीचे वाला आपका क्या है? नीचे वाला एंटीसेंस है कि नहीं है? नीचे वाला तो एंटीसेंस ही रहेगा ना बेटा, है कि नहीं? भाई उसकी डायरेक्शन ही तो चेंज हो गई है। भाई इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा करके ऐसा हो गया, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा करके ऐसा हो गया, लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रैंड रहे तो सेम ही ना। यस और नो? बेटा इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? टेल मी। चलिए, अब सेम चीज आप सोचो, मैं देखो प्रमोटर ऑपरेटर की सीक्वेंस को नहीं हटा रहा हूं, ऑपरेटर आपका यहां पे है, ठीक है, प्रमोटर आपका यहां पे है, ठीक है। अब ये जो है एमआरएनए जो बनाएगा, ये एमआरएनए कहां वाला बनाएगा, किसको यूज करके बनाएगा? ऊपर वाले स्टैंड को ना, ठीक है। अब ये सोचो कि ये है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जो बन रहा है, लेकिन इसको नीचे वाले को टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहिए था, लेकिन इसने सेंस स्ट्रैंड को किसकी तरह यूज किया? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। तो जो उससे बनने वाला जो एमआरएनए है दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारा एमआरएनए ही सही नहीं बना है तो उससे बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो गलत होगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? टेल मी। यस सर, आ गई। आ गई। सेम चीज बेटा जो सेकंड वाला केस मैंने बताया है, जहां पे हमने क्या यूज किया है, जहां पे हमने किसका यूज किया है, इस स्टिकी एंड कटर का, ठीक है। वहां पे भी सेम चीज होगी, वहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि आपकी जीन करेक्ट ओरिएंटेशन में भी जा सकती है और आपकी जीन इनकरेक्ट ओरिएंटेशन में भी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, while we are going to carry out the expression of a particular gene by using recombinant DNA technology, तो वहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि ओरिएंटेशन हमारी जीन का सही होना चाहिए। अगर गलत ओरिएंटेशन में हमारी जीन जाएगी तो उससे बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो गलत होगा, ठीक है। क्लोनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्लोनिंग में आप सिंगल से कट करो, मत कट करो, ब्लंट एंड जनरेट कराओ, क्लोनिंग तक कोई दिक्कत नहीं है। जब बात आएगी प्रोटीन के एक्सप्रेशन की तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी बेटा। क्लियर? क्लियर इतनी बात? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, अब इस पे आते हैं, ठीक है, कि भाई ओरिएंटेशन हमारा हमेशा करेक्ट ही हो, इस चीज को हम कंफर्म 100% कंफर्म कैसे कर सकते हैं?
क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को बेटा? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी मूव अहेड। चलिए अब देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को MCS बना लेते हैं हम लोग, और MCS में आपको पूरे का पूरा मैप दिया जाता है बेटा, ठीक है? ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कह देता हूं कि यहाँ पे इको R1 की साइट है, ठीक है? ये MCS है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 50, 100, 100 या 200 बेस पेयर का MCS लगाया जाता है। तो ये आपकी MCS है, और इसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लीवेज साइट है, ठीक है? तो एक मैंने यहाँ पे SMA1 लगा दिया है, ठीक है? मुझे नहीं पता ये ब्लंट एंड कटर है या स्टिकी, आई डोंट नो, बट मैं इसको ब्लंट एंड कटर मान लेता हूं, ठीक है? ब्लंट एंड कटर है। ठीक है, इसके अलावा एक और हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं BAM-H1, ठीक है? एक और साइट मैंने यहाँ पे दे दी है, वैसे तो 3 से बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है? मैंने आपको 3 साइट दी हैं, एक इको R1 है, उसके आगे BAM-H1 है, उसके आगे SMA1 है, और जो इको R1 है उसके अलावा BAM-H1 दोनों के दोनों स्टिकी एंड जनरेट कराते हैं, ध्यान रखो। और आपको पता होना चाहिए कि इको R1 और BAM-H1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों अलग अलग एंड जनरेट कराएंगे, ठीक है? अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इको R1 का ट्रीटमेंट दिया, प्लस साथ में मैंने BAM-H1 भी डाल दिया, ठीक है? तो यहां पे आपके 2 टाइप के एंड जनरेट होंगे, ठीक है? अब ये जो एंड जनरेट हुए, एक साइड जो है किसका होगा, इको R1 वाला होगा, दूसरी साइड कौन सा होगा बताइए बेटा, आप लोग बताओ। BAM-H1 BAM-H1 वाला होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, ठीक है? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स मतलब दोनों की आपस में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, तो मतलब सेल्फ लाइगेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये दोनों एंड्स आपस में जाके जुड़ नहीं पाएंगे, सेल्फ लाइगेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हुई कि नहीं बेटा, बताओ। दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बात करूं, एक और मैं चीज यहां पे बना देता हूं आप लोगों के सामने, कि सपोज करो दूसरा ट्रीटमेंट आपने दिया इसको इको R1 प्लस SMA1 का, ठीक है? अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक साइड तो आपके ओवरहैंग्स बनेंगे, दूसरी साइड किस टाइप के एंड्स बनेंगे बेटा बताओ? एक साइड स्टिकी एंड है, दूसरी साइड क्या है, ब्लंट एंड है, ठीक है? ब्लंट एंड है, ठीक है? समझ में आई बात? अब देखो हमें क्या करना है, जीन के अंदर भी हमें सेम चीजें लगानी है, ठीक है? जीन के अंदर भी हमें सेम चीजें लगानी है। सपोज करो पहले वाले केस में क्या होना चाहिए, जो हमारी जीन होगी, जीन के दोनों साइड अलग अलग टाइप के एंड्स होंगे, ठीक है? एक साइड किसके एंड्स हैं, एक साइड हैं आपके इको R1, ठीक है? एक साइड कौन से एंड्स हैं, इको R1 वाले, और दूसरी साइड हम लोगों ने एंड्स कौन से लगाए हुए हैं, दूसरी साइड हम लोगों ने लगाए हुए हैं BAM-H1 वाले, ठीक है? अब सपोज करो कि आपकी जीन का जो करेक्ट ओरिएंटेशन है, जीन का जो करेक्ट ओरिएंटेशन है वो ये है। आप सोचो आपकी जीन हमेशा हमेशा के लिए अगर वेक्टर के अंदर जाके इंसर्ट होगी तो वो हमेशा करेक्ट ओरिएंटेशन में होगी कि नहीं? यस और नो, यस और नो बताइए बेटा। तो डबल डाइजेशन ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं किया? इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दैट। अब मैं क्या करता हूं, जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले में देखो आपको एक साइड तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक साइड ब्लंट एंड चाहिए हमें, और दूसरी साइड हमें किस चीज को लगाने की जरूरत है, दूसरी साइड हमें जो है इको R1 वाले एंड्स को लगाने की जरूरत है।
तो एक साइड मैंने इको R1 वाले एंड्स लगा दिए और दूसरी साइड ब्लंट एंड छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्लंट एंड है। अब भी अगर हम लोग देखें तो इस केस में भी अगर हमारी जीन कभी भी जाके इंसर्ट होगी तो ब्लंट ब्लंट के साथ में जाके इंसर्ट होगा, इको R1 के साथ में जुड़ेगा, तो हमारी जीन का जो ओरिएंटेशन होगा वो हमेशा करेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए, यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये सब बातें आप लोगों को समझनी बड़ी जरूरी है बेटा। इन सब चीजों को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और इसलिए ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है वाइल डीलिंग विद आरडीटी या फिर कोई भी जो भी टेक्निकल पार्ट होता है, टेक्निक्स वाला पोर्शन होता है, इसलिए दिक्कत होती है कि हमें ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है, हम इनको भूल जाते हैं। हाँ, समटाइम्स वी डोंट गिव देम दैट मच इंपॉर्टेंस, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है बेटा। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ा सा यहीं रखें क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है बेटा बीच बीच में भी। कल मैं दूसरी क्लास भी होगी तो उसके साथ में एक और क्लास हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को अगर कुछ भी दिक्कत है बेटा या आपका कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है? 5 मिनट हम वेट कर सकते हैं सेम चीज के लिए। मैंने सिर्फ आपको एक ओरिएंटेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया है। 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताए हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो बताई हैं, उसके पहले मैंने बताया था। ठीक है, स्टिकी एंड्स कैसे जनरेट कराते हैं मैं बता देता हूं बेटा, दोबारा से बता देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वेक्टर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, वेक्टर में स्टिकी एंड्स कैसे जनरेट होंगे, वो तो ऑटोमेटिकली आपके जनरेट हो जाएंगे कि नहीं। अब मान लो कि ये आपकी जीन की सीक्वेंस थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखा, यहाँ पे जो है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मान लो इसके पहले मैं कुछ सीक्वेंस लगा देता हूं, ठीक है। सीक्वेंस कैसे लगा दिए मैंने, सपोज करो यहाँ पे है आपकी CCGAT, ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है यहाँ पे भी जो है 3 प्राइम एंड पे मुझे सेम टाइप की सीक्वेंस लगानी पड़ेगी, तो इसके अपोजिट में देख लेते हैं। 5 प्राइम पे क्या हो जाएगा, GGC, इस पे आ जाएगा T, यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा A, ठीक है, ठीक है, ये सीक्वेंस आ गई। इसके अपोजिट में भी हम लोगों को सेम टाइप की सीक्वेंस लगानी पड़ेगी, तो पहले 5 प्राइम वाले एंड पे हम लोग लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी सॉरी यहाँ पे कुछ दूसरी सीक्वेंस होगी, सॉरी गाइज, दोनों एंड्स पे सेम थोड़ी होगी। तो यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सपोज ATCCTCT, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगी, TAGGAGA, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये आपकी फुल लेंथ जीन की सीक्वेंस है, ठीक है। अब मान लो कि आपको प्राइमर लगाना है, ठीक है, पहले तो प्राइमर बनाना ही मैं सिखा देता हूं। कुछ नहीं है, जो 5 प्राइम एंड वाला जो आपका स्टैंड होता है ना, ये आपका फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, बस कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। ये वाली सीक्वेंस उठा लो, ये आपका रिवर्स प्राइमर हो गया, बस ये आपका रिवर्स प्राइमर हो गया बेटा। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो दोनों स्टैंड थे, पहले जो फर्स्ट वाला स्टैंड था उसके 5 प्राइम एंड की सीक्वेंस उठा ली है, ठीक है, और जो दूसरा स्टैंड था उसके भी 5 प्राइम एंड की सीक्वेंस उठा ली है। तो फर्स्ट वाले स्टैंड के 5 प्राइम की जो एंड की सीक्वेंस होगी वो फॉरवर्ड प्राइमर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, और जो नीचे वाले स्टैंड, व्हाट यू आर आस्किंग प्रिया बेटा, ऐसे सीक्वेंस कैसे लगाते हैं विद पॉलीमर, हाँ बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, ठीक है, वही चीज पे आ रहा हूं मैं। अब ये सोचो, देखो मैं प्राइमर लगा रहा हूं यहाँ पे, प्राइमर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे प्राइमर लगाया है मैंने ATCGG, ये आपका प्राइमर हो गया फॉरवर्ड वाला, ठीक है। इसके अपोजिट में मैं लिखूंगा यहाँ पे ATCCTCT, ये हो गया आपका रिवर्स प्राइमर।
ये तो देखो आपके नॉर्मल प्राइमर्स हैं, अगर आपको दोनों साइड ब्लंट एंड चाहिए। अगर आप इसके साथ में पीसीआर करोगे तो देखो ये आगे आपका सिंथेसाइज हो जाएगा यहां तक, ठीक है, ये आपका आगे सिंथेसाइज हो जाएगा, तो दोनों के दोनों स्टैंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं, और दोनों साइड किस टाइप के एंड्स बनेंगे, ब्लंट एंड्स बनेंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए। अब मैंने क्या किया, मैंने इन प्राइमर्स को थोड़ा सा बढ़ा लिया पीछे की साइड, ठीक है। पीछे की साइड कैसे बढ़ा लिया, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दी, ये हमारी 5 प्राइम एंड वाली सीक्वेंस है। अब मैंने यहाँ पे कुछ जो है और एडिशनल सीक्वेंस लगा दी, ठीक है। अब हमारा जो प्राइमर है वो यहां से लेके यहां तक का हो गया, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड प्राइमर है, ठीक है। यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी सेम चीज करनी पड़ेगी, G A T T और C, ठीक है। ये अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिवर्स प्राइमर। अब जरा आप ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, जो पहले हमारे जो सीक्वेंसेस बनेंगी, तो सीक्वेंसेस को आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करो कि जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, पुराने स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, मैं नए स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं। नया स्ट्रैंड जो बनेगा हमारा वो यहां से लेके यहां तक होगा, और उसके एक साइड में कौन सी सीक्वेंस होगी, GA TTC, ठीक है। दूसरा जो स्टैंड बन रहा है, दूसरे स्टैंड को भी देख लेते हैं। दूसरे स्टैंड के अंदर भी हमारी जो है थोड़ी सी सीक्वेंस बढ़ गई है। दूसरा जो स्टैंड बना है उसके अंदर आपकी सीक्वेंस ये बढ़ जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका CTTAAG, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? अब जरा ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना, ये वाला जो है हमारा ये 5 प्राइम, ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, ठीक है, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। इसके अपोजिट वाला जो है वो क्या है, वो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब दोबारा से हम लोगों को सेम चीज देखनी है। सेम चीज क्या देखनी है कि किसके साथ में हमारा प्राइमर ऐड होगा। दोबारा से हमारा प्राइमर उसी तरीके से ऐड होगा कि ये जो नीचे वाला जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्टैंड बना है, इसके साथ में ये सीक्वेंस होगी, इसके आगे हमारा प्राइमर लगेगा, ठीक है, ठीक है, ये प्राइमर हो गया। ऐसे ही यहां पे भी हम लोग करेंगे, और इसके पहले हमारी जो है जो एडिशनल सीक्वेंस थी वो आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब जो इससे नए वाले जो स्ट्रैंड बनेंगे, ध्यान देना अगेन, ठीक है, ध्यान देना अगेन, इससे जो नए वाले स्टैंड बनेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कहने का ये है अब जो नए स्टैंड बनने लग गए हैं उनके अंदर आपकी जो है ये सीक्वेंसेस ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इस तरीके से जो आपका यहाँ पे जो एंड जो खाली बचा हुआ है, इसको डीएनए पॉलीमरेज इस वाले को क्या समझ के, प्राइमर की तरह समझ के इस एंड को भी एक्सटेंड कर देगा और इस एंड को भी एक्सटेंड कर देगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई बेटा? समझ में आई कि नहीं बेटा, बोलो, आ गई समझ में? हाँ, एंड फिलिंग रिएक्शंस इनको एक तरीके से बोल देते हैं ना, ठीक है। तो मतलब हमारे दोनों साइड जो है कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अटैच हो गई हैं एट बोथ द एंड्स ऑफ अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों एंड्स पे क्या चीजें ऐड हो गई हैं? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, इस जीन को हमें जो है ट्रीटमेंट किसका देना है बेटा, इको R1 का देना है, ठीक है। किसका देना है? इको R1 है, ठीक है। इको R1 का ट्रीटमेंट दे देंगे तो दोनों साइड हमारे क्या जनरेट हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे हमारा जो है G आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी जीन की सीक्वेंस आ जाएगी, और इधर की साइड आ जाएगा CTTAA, और इसके अपोजिट में अगर आप लोग देखोगे बीच में जीन की सीक्वेंस है, यहाँ पे G आ जाएगा, और इधर की साइड क्या आ जाएगा, CTTAA, ठीक है। तो दोनों साइड क्या बन गए आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बन गए कि नहीं बन गए बेटा? क्लियर? क्लियर हुई ये बात सभी बच्चों को? ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका है। देखो मतलब इसके अलावा भी कई तरीके हैं। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लिंकर्स लगा देते हैं, अडेप्टर्स लगा देते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन लिंकर अडेप्टर्स को लाइगेट कराना भी तो मतलब जो है
मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं है वो भी, ठीक है। एक तो आपको पहले ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर करके क्या करोगे आप उनको अटैच कराओगे, लाइगेशन रिएक्शन बहुत स्लो होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हम लोग पीसीआर के थ्रू जो है स्टिकी एंड जनरेट कराते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंड जनरेट कराते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान है, चीप है, ठीक है, और इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, 1-1.5 घंटे में पीसीआर हो जाती है। अगर आप लिंकर्स अडेप्टर्स अटैच कराना चाह रहे हो तो बेटा वहां पे आपको लाइगेशन की रिएक्शन कम से कम ओवरनाइट के लिए छोड़नी पड़ती है, और लाइगेज एंजाइम इतना चीप भी नहीं आता है, पीसीआर के इंग्रेडिएंट्स बहुत चीप है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज प्रीफर करनी चाहिए जो आसान हो, जिसमें टाइम ज्यादा ना लगे, सारी चीजें एक्यूरेट भी हो। यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है हमें नहीं पता इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस हमारी जीन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, उस चीज को पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो चीज सेम चीज लिंकर एडेप्टर्स के साथ में भी है, जो आप लिंकर्स एडेप्टर्स लगाओगे दोनों साइड में, मतलब एक जैसे हम प्राइमर्स के ऊपर एडिशनल सीक्वेंस लगा के जो है एक सीक्वेंस बाहर की साइड जनरेट करा रहे हैं, दोनों एंड्स पे जनरेट करा रहे हैं, वैसे लिंकर्स एडेप्टर्स को अटैच करा के भी हम सिमिलर टाइप की सीक्वेंसेस वहां पे जनरेट कराते हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस वहां पे सेम है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी ये जीन की सीक्वेंस थी, सपोज कर लो, लेट मी टेल यू, इसको मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। आपने जो है एक ही टाइप के लिंकर एडेप्टर्स यहाँ पे डाले, ठीक है। लिंकर्स या एडेप्टर की सीक्वेंस कुछ इस तरीके की थी, सपोज कर लो ये आपके लिंकर्स थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखो इस तरीके से अटैचमेंट होता है कि इधर आपका जो है ओवरहैंग बना, एक साइड आपका ओवरहैंग बना, तो यहाँ पे तो ठीक है, ये तो सही बना है, ठीक है, ये तो सही बना है। लेकिन इसके अपोजिट भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड वही जनरेट हो जाए, लेकिन वो चीज नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि एक ही आपका 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम एंड होगा, दूसरा 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो इसलिए कभी भी 5 प्राइम के साथ में अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा आप जो है ऐसे भी जो है अटैचमेंट करा सकते हो कि सपोज करो दोनों साइड आपके ब्लंट एंड हैं, तो वहां पे जो है वो भी अटैचमेंट हो सकता है। तो लेकिन लाइगेशन रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप सिमिलर तरीके से आपने लिंकर अडेप्टर लगा दिए, दीज आर नोन सीक्वेंसेस। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में डाइजेशन करना पड़ेगा, और डाइजेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्टिकी एंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या मिल जाएंगे, स्टिकी एंड्स। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये मिल गया आपको, एक साइड ये मिल गया, ठीक है। तो दोनों साइड स्टिकी एंड जनरेट हो गए। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू वी आर कॉलिंग देम, वी आर कॉलिंग देम लिंकर्स और एडेप्टर्स, ठीक है, लिंकर्स और एडेप्टर्स। आपको पता है ना, घरों में आप लोग एडेप्टर्स यूज करते हो कि नहीं। मान लो आपने एप्पल का लैपटॉप खरीदा, ठीक है, हाँ, खरीद तो आपने लिया, लेकिन घर में उसका जो है चार्जिंग नहीं होगा। वो किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे बोर्ड हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, ठीक है, वो फिक्स नहीं होते हैं। एप्पल का जो चार्जर आता है उसमें फिक्स नहीं होते हैं, उसके लिए अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है ताकि वो चीज फिट हो जाए वहां पे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अडेप्टर या लिंकर भी बोल रहे हैं, तो उनका मतलब भी सेम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलिए, आज इतना बहुत है। कल इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत लंबा सा है, हाँ, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके ओके।